और सबसे पहले क्रिकेट से जुड़ी एक बड़ी जानकारी जिसे लेकर पूरे भारत में आज उत्साह की लहर है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। कल टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में 70 रनों से हराया था और इस मैच में टीम इंडिया की तरफ से मैच में कई सारे रिकॉर्ड्स भी आपने देखे हैं। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर के 4 विकेट के नुकसान पर 397 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने धमाकेदार शुरुआत की। रोहित शर्मा ने 29 गेंदों पर 4 छक्के 4 चौकों की मदद से ताबड़तोड़ 47 रनों की पारी खेली। रोहित को टीम सऊदी ने आउट किया। उसके बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए क्रीज पर अपना विराट फॉर्म लेकर उतरे विराट कोहली। शानदार शतक उनकी तरफ से। कोहली का ये वनडे क्रिकेट में 50वां शतक था, ये बहुत महत्वपूर्ण। इसके साथ ही उन्होंने वनडे में सचिन के 49 शतकों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। भारत की तरफ से एक और वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कोहली के बाद श्रेयस अय्यर ने भी 70 गेंदों पर धमाकेदार 105 रनों की पारी खेली। शुभमन गिल की अगर आप बात करें तो 80 रन उन्होंने बनाए। आखिर में केएल राहुल ने भी 20 गेंदों पर ताबड़तोड़ 39 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड की तरफ से टीम सऊदी ने 3 विकेट लिए हैं और उसके बाद जीत के लिए 398 रनों का पीछा करते हुए उतरी कीवी टीम की शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही। डेविड कॉनवे और रचिन रविंद्र 13-13 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद केन विलियमसन आए, डेरिल मिचेल जिन्होंने पारी को संभाला। विलियमसन 69 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स जो कि 41 रन पर आउट हो गए, जबकि डेरिल मिचेल ने शानदार 134 रनों की शतकीय पारी खेली। पहाड़ जैसे स्कोर के सामने कीवी टीम लेकिन टिक नहीं पाई। टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिए हैं। इनके साथ ही शमी ने टीम इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम स्थापित कर लिया है। शमी को मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया है। अब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। विजेता टीम 19 नवंबर को टीम इंडिया से मुकाबला करेगी और इस मुकाबले के लिए भी भरपूर उत्साह, क्योंकि फाइनल मैच ये होगा। चूंकि एक भी मैच इस बार टीम इंडिया नहीं हारी है, तो उम्मीद यही कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी इस बार घर आने वाली है। और मैच के बाद का ये नजारा भी बहुत ज्यादा खास हो जाता है। पूरे उत्साह के साथ भारतीय क्रिकेट फैंस ने, या यूं कहें कि हर एक भारतीय ने इस मैच को सेलिब्रेट किया। शुरुआत में फील्डिंग खराब होने का जिक्र कहीं ना कहीं रोहित शर्मा भी कर रहे थे। धड़कनें ऊपर नीचे हुई, लेकिन उसके बाद ऐसी फतेह की कीर्तिमान स्थापित किए। आपको ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी ट्वीट हुआ है। मोहम्मद शमी के नाम का जिक्र उनके ट्वीट में था और ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि 7 विकेट के साथ एक नया कीर्तिमान मोहम्मद शमी ने अपने नाम किया है। ये शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। टीम इंडिया को बधाई दी है अपने इस ट्वीट के जरिए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारतीय टीम की तरफ से न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैच में। शानदार बैटिंग और उसके बाद मोहम्मद शमी और विराट कोहली जो कीर्तिमान दोनों ने अपने नाम स्थापित किया, उसके बाद से उत्साह की लहर पूरे भारत में, उम्मीदें और ज्यादा बढ़ती हुई। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी जो ट्वीट आया है, ये भी हम आपको दिखाएं। फाइनल में बॉस की तरह एंट्री की है टीम इंडिया ने, ये जिक्र उनकी तरफ से ट्वीट में रहा। भारत का ये शानदार प्रदर्शन जो कि आगे आने वाले समय में भी ऐसे ही बरकरार रहेगा, ये उम्मीद हर भारतीय फैन को है। कप पर कब्जा करेंगे, ये शब्द भी उनकी तरफ से सामने आए हैं। और ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से क्या ट्वीट है, ये भी आप देखिए। जय हो से अपनी ट्वीट की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और उसके बाद क्रिकेट टीम को, इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री की तरफ से भी। और ना सिर्फ मुख्यमंत्री की तरफ से बल्कि पूरे ही देश में यही उत्साह की लहर आपने महसूस की होगी। सेमीफाइनल में ऐतिहासिक जीत के लिए टीम इंडिया को बधाई और उसके साथ साथ भारतवासियों को भी बधाई संदेश भेजा है, क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप आप ये मानिए कि कहीं ना कहीं पक्का होता हुआ नजर आता है। कामना ये भी लगातार अब की जा रही है कि फिनाले मैच में भी यही जादू टीम इंडिया का चले, क्योंकि निरंतर एक रिकॉर्ड टीम इंडिया इस बार कायम करती आ रही है। एक भी मैच हारे नहीं है, आगे भी हारेंगे नहीं। इसी कामना के साथ भारतीय बल्लेबाज और तमाम क्रिकेट फैंस फिनाले के इंतजार में।
आगे बढ़ते हुए बात करेंगे भिंड से अगली बड़ी खबर की, जहां बीजेपी प्रत्याशी लाल सिंह आर्य पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बिना अनुमति के रैली निकाले जाने पर मामला दर्ज हुआ है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप उन पर है। गोहद विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं लाल सिंह आर्य। लगातार अपने लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए गल्ला मंडी के सहायक उप निरीक्षक ने शिकायत कर दी कि बिना अनुमति यहां पर चुनावी रैली का आयोजन हुआ और इसी के चलते लाल सिंह आर्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। तो भिंड से जानकारी, गोहद की तरफ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं लाल सिंह आर्य। आरोप उन पर यह कि आचार संहिता के दौरान बिना अनुमति के रैली निकाली जा रही थी। दरअसल ये सारा ब्यौरा आपको पहले परमिशन के तौर पर भी लेना होता है और चुनाव आयोग को भी इसकी डिटेल देनी होती है, लेकिन इसके बावजूद बिना अनुमति के रैली निकाला जाना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। सहायक उप निरीक्षक ने जैसे ही शिकायत की, मामला उनके खिलाफ दर्ज हुआ है और अब जवाब पेश उनको करना होगा। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कल का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और उसी के लिए तैयारियां लगातार चलती आ रही हैं। वोटिंग कल होने वाली है और आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी। ईवीएम वितरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जीपीएस लगी गाड़ियों से मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। भोपाल जिले में कुल 2049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी, यानी कि कल। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर भी कल थम चुका है। प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग अब लगातार करेंगे। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर कल वोटिंग की प्रक्रिया होगी, जबकि 3 दिसंबर को नतीजे आपके सामने होंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार थम गया है। प्रत्याशी अब डोर टू डोर लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। एमपी में 6 सीटों पर शाम 3 बजे प्रचार थम चुका था। ये सीटें हैं बैहर, लांजी, डिंडौरी, परसवाड़ा, बिछिया और मंडला। बाकी की 224 सीटों पर शाम 6 बजे माइक बंद हो गया। लोकतंत्र के महापर्व के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होगी। नक्सल प्रभावित बालाघाट, डिंडौरी और मंडला जिले में वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होगी और 3 बजे तक चलेगी। बाकी की सभी सीटों पर वोटिंग 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। बीजेपी और कांग्रेस ने सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में कुल 2534 उम्मीदवार हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वोटर्स की बात करें तो राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 5,61,36,229 है, जिनमें 75,304 सर्विस वोटर्स शामिल हैं। सामान्य मतदाताओं की संख्या 5,60,60,925 है, जिनमें से 2,88,25,607 पुरुष मतदाता तो 2,72,33,945 महिला मतदाता हैं। वहीं थर्ड जेंडर के वोटर्स की संख्या 1,373 है। कुल 230 सीटों पर मतदान के लिए चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। प्रदेश में कुल 64,523 बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के साथ ही शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां की हैं। वोटिंग के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इस लिहाज से जिला प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो प्रचार खत्म हो चुका है और बारी वोटर्स की है, जो 17 नवंबर को महापर्व के महाकुंड में अपनी आहुति देंगे, जबकि 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए सीधे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया की ओर हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, लगातार हम ये देख रहे हैं कि प्रचार प्रसार में भरपूर जोर और ताकत लगाने के बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग का सिलसिला, और कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कल मतदान होना है। तमाम तैयारियां सामने रखिए।
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से आचार संहिता के दौरान देखने में आया कि कांग्रेस, बीजेपी के अलावा सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी ने भी प्रचार में पूरी तरीके से ताकत झोंकी। अधिक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं के बीच पहुंचने का काम जो है इन राजनीतिक दलों के द्वारा किया गया है। कल देर शाम 6 बजे मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान का जो शोर है वो अब थम चुका है। अब जो है सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है डोर टू डोर कैंपेन करके मतदाताओं के बीच पहुंचेंगे और अपनी अपनी पार्टी के लिए मतदान करने की अपील भी करेंगे। देखिए, दोनों ही राजनीतिक दल, जो प्रमुख राजनीतिक दल है, उनके द्वारा अलग अलग तरीके से रणनीति तैयार की गई। अगर बीजेपी की बात करें तो मतदाता पर्ची वितरण के बहाने वह मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी अपने मंडल और जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको इस काम में लगा दिया है। तो ये तो हुई राजनीतिक दलों की बात। अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां अपनी पूरी कर ली है। कल पूरे प्रदेश भर में जिन लोगों को निर्वाचन में ड्यूटी लगाई गई है, बाकायदा उनको ड्यूटी स्लिप दे दी गई है कि आखिर उनको किस पोलिंग सेंटर्स पर पहुंचकर मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराना है। और अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 8 बजे से ईवीएम वितरण का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। पूरे प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों से ईवीएम का वितरण होगा। बसों के माध्यम से जो ईवीएम को लेकर मतदान दल जो है मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे और उसके बाद कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जिनको अति संवेदनशील और संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है, तो ऐसे मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त फोर्स जो है वो डिप्लॉय किया गया है। सीआरपीएफ की कंपनियां हैं, आईटीबीपी की कंपनियां हैं, आर्म फोर्स है, तो तमाम जो मध्य प्रदेश पुलिस के अलावा जो है वो केंद्र शासित जो केंद्र से बल भी बुलाया गया है, उन बल को संवेदनशील और अति संवेदनशील के आधार पर डिप्लॉय किया गया है। दूसरी बात अगर इस तरफ हम देखें, देखिए आदि आबादी को बढ़ावा देने के लिए लगातार बात होती है, तो अगर राजधानी भोपाल के लिहाज से बात करूं तो लगभग 110 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर केवल और केवल महिला जो है कर्मचारी तैनात रहेगी और उन पोलिंग बूथ को विशेष तौर पर साज सज्जा भी की गई, आदर्श पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं ताकि अधिक से अधिक लोग जो है वो मतदान करने पहुंचे। हालांकि निर्वाचन आयोग ने लगातार स्वीप प्लान के तहत मतदाताओं के बीच जाकर ये अपील की थी कि मतदान प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोग हिस्सा लें। तो अब जब कल सुबह मतदान प्रक्रिया शुरू होनी है और आज से ईवीएम वितरण होगा और कार्यकर्ता जो है वो घर घर जाके लोगों से अपील करेंगे कि अधिक से अधिक मतदान मध्य प्रदेश में हो। जी, ये तमाम चीजें जो कि निश्चित तौर पर केंद्र रहेंगी इस चीज का कि किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कल लोकतंत्र का महापर्व है शैलेंद्र। मुझे लगता है कि फोकस चुनाव आयोग का भी इसी बात पर होगा कि 2018 जहां पर लगभग 75% की वोटिंग ही हुई थी, इस बार ये आंकड़ा बढ़े, ये प्रयास निश्चित तौर पर होने वाला है। निश्चित तौर पर देखिए हर बार जो चुनाव आयोग है या राजनीतिक दल है उनका उद्देश्य यही रहता है कि अधिक से अधिक लोग जो है वो लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सेदारी करें। तो ये प्रयास जो है वो लगातार रहता है और इस बार भी तमाम इस तरह की गतिविधियां संचालित की गई है ताकि अधिक से अधिक जो लोग हैं मतदान करें। सबसे अधिक फोकस जो है वो युवा मतदाताओं पर भी है। देखिए, बड़ी संख्या में इस साल अगर बात करें तो युवा मतदाता जोड़े गए हैं, तो युवा मतदाता अधिक से अधिक मतदान करने पहुंचे, इस पर निर्वाचन आयोग का बेहद फोकस है। क्योंकि देखिए युवा मतदाता है, पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, तो ऐसे में उनको बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई है कि किस तरीके से वह अपने मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे, कौन से आवश्यक दस्तावेज उनको लेके आने और किस तरीके से वो मतदान करेंगे। यानी जो मॉक ड्रिल है, जो मॉक पोल है, वो उनके साथ किया गया ताकि वो आसानी से समझ सके कि मतदान प्रक्रिया कैसी करनी है। और दूसरा, इस बार देखिए निर्वाचन आयोग ने 80 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं जो मतदान केंद्र पर आकर मतदान नहीं कर सकते थे, ऐसे लोगों को बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई थी, तो उसकी प्रक्रिया जो है वो पहले ही संपन्न कर ली गई है। तो कर्मचारियों के साथ साथ बुजुर्ग मतदाताओं को बैलेट प्रक्रिया पहले ही संपन्न कराई जा चुकी है। तो ऐसे में हर आयु वर्ग के मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए जो है निर्वाचन आयोग ने इस बार पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से जिस बात का आपने जिक्र किया कि भले ही 2018 में 75% मतदान हुआ था, उम्मीद है कि इस बार उस मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में मध्य प्रदेश के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जी, यही अपील न्यूज 18 भी करता है कि मतदान के इस महापर्व में जरूर अपनी आहुति दें। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल शैलेंद्र पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरह से हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लगातार ये प्रक्रिया चलती जा रही है और तमाम तैयारियां लगातार की जा रही हैं। लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देने का सिलसिला सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा, कल आपको ये भी बताएं। लेकिन क्या आपको ये जानकारी है कि हर चुनाव से पहले इसी प्रकार की तैयारियां मतदान दलों की तरफ से भी की जाती हैं। बहरहाल इसे लेकर कल भी आप तक अपडेट न्यूज 18 सबसे पहले पहुंचाएगा। कुछ और खबरों की बात करेंगे। शुरुआत इंदौर की स्वच्छता की जानकारी के साथ, जहां इंदौर में प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद कुछ ही घंटों में पूरे हिस्से को साफ कर दिया गया। तस्वीरें बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गई थी। सोशल मीडिया पर भी इस बात का लगातार जिक्र किया जा रहा था कि आपको ये भी जानकारी हो कि प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो एक भव्य तरीके से निकला, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए और आपको ये भी जानकारी होगी कि जब बहुत बड़ी संख्या में लोग आते तो किस प्रकार पीछे कचरा या इस प्रकार की चीजें होती है। लेकिन इसके बावजूद
ये क्लीन सिटी की तस्वीरें। और अब भोपाल से अगली बड़ी जानकारी, जहां एमपी नगर पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई हुई है। ऑटो से पकड़ी गई है अवैध शराब। 100 पेटी अवैध शराब की जब्ती की गई। 3 लाख रुपए की शराब पकड़ाई है। आपको ये बताएं कि 2 आरोपी को हिरासत में भी पुलिस ने लिया है। मामले की जानकारी पुलिस की तरफ से भी जुटाई जा रही है। कहां से शराब लाई जा रही थी, कहां खपाने की कोशिश थी, ये तमाम पहलू अभी भी जांच का विषय है। लेकिन चूंकि इस समय चुनावी मौसम में अवैध शराब का मिलना तमाम आशंकाएं पैदा करता है, इसी के चलते गहन जांच अब इस मामले की होने वाली है। 100 पेटी अवैध शराब, 3 लाख रुपए उसकी अनुमानित कीमत है। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। जानकारी जुटाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। इसी वाहन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिससे शराब का जखीरा पकड़ा गया। और जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में एक जूनियर डॉक्टर ने कार रिवर्स करते समय गढ़ा थाना प्रभारी और 3 आरक्षकों को कुचल दिया। हादसे में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा से जुड़ा हुआ है। इनके लिए ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी सड़क और ग्राउंड के आसपास ही मौजूद थे, गाड़ियों को हटवा भी रहे थे। इसी दौरान मेडिकल अस्पताल के जूनियर डॉक्टर ने हॉस्पिटल के पास सड़क पर खड़ी गाड़ियों को जब हटवाया जा रहा था तभी इस हादसे को अंजाम दिया है। बहरहाल जूनियर डॉक्टर की कार को जब्त किया गया है। पुलिस मामला दर्ज भी कर चुकी है। जांच लगातार की जा रही है। थाना प्रभारी गढ़ा और उसके टीम लगी हुई थी, तो यहाँ एक मेडिकल हॉस्टल है। हॉस्टल के बाहर कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी जिनको वो हटा रहे थे, तो उसमें एक डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर आया था और वो अपनी गाड़ी को उसने बैक किया, जो कि एकदम से लापरवाही पूर्वक, असावधानी पूर्वक बैक किया, जिससे हमारे 3 आरक्षकों को चोट लगी है और टीआई को भी हाथ में चोट लगी है। तीनों आरक्षकों को हॉस्पिटलाइज कराया गया है। मुरैना की बात करेंगे, जहां हेयर कलर बदलने को लेकर विवाद शुरू हुआ। इस दौरान दुकानदार के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी गई। ये तस्वीरें आप देखिए, 6 से ज्यादा लोग दुकान में पहुंच गए। इन लोगों ने खूब उत्पात मचाया। मारपीट की घटना फांसी लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसकी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित ने थाने में भी शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपियों की तलाश पुलिस की तरफ से शुरू की गई है तस्वीरों के आधार पर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हेयर कलर करवाने को लेकर एक विवाद शुरू हुआ, इतना बढ़ा कि पूरी बात उत्पात में तब्दील हुई, मारपीट में तब्दील हुई। ये दृश्य सामने आया जो अब जांच का विषय है। और अब बात करेंगे मंडला जिले की, जहां से हृदय नगर में एक घर में दुर्लभ प्रजाति का सांप निकला है। इसे देखने के बाद कोबरा सांप को निकल लिया गया। सांप निकलने की सूचना ग्रामीणों ने सर्पमित्र सीताराम कुशवाहा को दी। सूचना मिलते ही मौके पर सर्पमित्र पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है फिलहाल इस सांप को। अहिराज सर्प बताया गया सांप का नाम। लंबाई 5 फीट 1.5 इंच, बेहद ही खतरनाक होता है। न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर इसके अंदर पाया जाता है। सांप दुनिया का 4था सबसे जहरीला सांप है। इतना खतरनाक होता है कि अगर किसी को काट ले तो इंसान के महत्वपूर्ण अंग काम करना बंद कर देते हैं। और महाराष्ट्र के जलगांव में बेटे की मौत के बाद पिता ने पूरे देश में मोटरसाइकिल यात्रा कर जागरूकता फैलाने का फैसला लिया है। आपको बताएं कि डालूराम, जिनके बेटे को एक जनसंवाद रैली में स्कूल में शामिल किया गया था, भगदड़ में उनकी मौत हो गई थी। डालूराम अपने अभियान के तहत मोटरसाइकिल से अब मध्य प्रदेश में हर जगह पहुंच रहे हैं, प्रवेश भी कर चुके हैं। आपको ये बताएं कि डालूराम पूरे देश में यात्रा करके इस तरह की रैली में स्कूली बच्चों को शामिल करने के लिए लगातार विरोध कर रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सर मेरे बच्चे को सर कांग्रेस की रैली में ले जाएगा। बाड़ा साहब थोरात की रैली थी, जन संवाद रैली। उस रैली में सर उसका एक्सीडेंट हो गया, रैली के अंदर भगदड़ मच गई और उसका एक्सीडेंट हो गया सर वो नेताओं ने उसको जगह पर ही छोड़ के उनकी रैली चालू रखी सर। हॉस्पिटल था यहाँ 10 किलोमीटर और 50 किलोमीटर उसको लेके गए, उनकी रैली बंद ना हो इसलिए। जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है वो किसी के बच्चे के साथ ना हो सर। मैं यही दर्शाना चाह रहा हूँ कि और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।